हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करने से पहले अगर वेव की बात करें, ठीक है, वेव क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब आप पानी में क्या करते हो, एक पत्थर को फेंक देते हो, स्टोन को थ्रो कर देते हो, तो आपको कुछ इस तरह की वेव्स वहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ये काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और कोई एग्जांपल हम वेव की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन रोप में आपने देखा होगा इस तरह की वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली वेव क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर अब टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन of wave propagation, in same or opposite direction of wave propagation. For example, longitudinal wave की example है हमारे पास sound wave is an example of longitudinal wave। देखो जब हम बोलते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसके कारण दो तरह के रीजन्स बन जाते हैं, ठीक है। जो डेंसर रीजन होता है उसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं और जो लेस डेंसर मीडियम होता है उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन काइंड ऑफ इस तरह से एक मीडियम बनता जाता है हमारे पास। इसे बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। और जहाँ पे लेस डेंसर पार्टिकल्स हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। तो साउंड वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से साउंड वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। जब साउंड वेव ट्रैवल करती है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं आइदर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव और इन ऑपोजिट टू दी वेव, ठीक है। इस तरह से वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल है हमारे पास लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। देखो मान लो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। जब वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हो ये कौन सी डायरेक्शन है? इट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? लाइट वेव। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि क्या वेव को कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए। देखो ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती। बट अगर लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह हम अगर रेडिएशंस की बात करें दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है बट फिर भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और विदाउट एनी मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं, उन्हें क्या नेम दिया गया? दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में होगी, देन इट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो हम कैसे यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट दिस इज द एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्स इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है लाइक दिस, क्लियर। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। वाई एक्सिस के अलोंग हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड जेड एक्सिस के अलोंग हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे बनेगी, देखो दिस इज द जेड एक्सिस, जेड इज परपेंडिकुलर टू वाई। अगर हम यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें इस तरह से, हमारे पास क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स लाइक दिस। इनके परपेंडिकुलर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह की बनेगी यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस विच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग आई, ठीक है, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अलोंग के कैप, क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as they are perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, इट इज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो वेरिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, अपने सराउंडिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दीज बोथ कंटेंट्स मेक टुगेदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये दोनों कंटेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। देखो अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, चार्ज हमारा स्टेशनरी हो सकता है। इफ चार्ज इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, चार्ज यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। अगर चार्ज हमारा स्टेशनरी है दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो।
स्टेशनरी चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अगर चार्ज मूव कर रहा है, देखो चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे मूविंग चार्ज के केस में, चार्ज या तो मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर चार्ज मूव करेगा विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, इट्स मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन, उसका मोशन यहाँ पे कैसा होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले चार्ज की। अगर चार्ज मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, बट साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इफ चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट अगर चार्ज मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, द चार्ज इज इन एक्सिलरेटेड मोशन, चार्ज की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई भी चार्ज है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, टाइम के साथ उस चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, स्पार्क, स्पार्क ले लो आप, ठीक है, या फिर एलसी ऑसिलेशंस जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी, एलसी ऑसिलेशंस, these all are produced by accelerating charge particles, so we can say that in this case electromagnetic wave is producing, clear। देखो अब हम एक ऑसिलेशन का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, येस और नो, इसका आंसर क्या है, येस, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो अब हमें ये कैसे पता लगेगा, मान लो हम इस तरह से एक केस डिस्कस करें, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस टू आर एक्सट्रीम पोजीशन, दिस टू आर एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब वो मीन पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, देखो हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी मीन पोजीशन से, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, फिर वो अपनी मेन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा और फिर वो वहाँ यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जैसे जैसे वो यहाँ पे जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 0 हो रही है, जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, oscillating charged particle is an example of accelerated motion,
इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन एंड एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन के कारण क्या है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग चार्ज। सो वी कैन से दैट ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब कंसीडर कर लो, हम क्या करें, यहाँ पे किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में जब वो यहाँ से डी एक्साइट होगा अपने लोअर लेवल पे, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल मूव करेगा, तो उस टाइम पे वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी को वो रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एनर्जी को वो रेडिएट करेगा in the form of electromagnetic wave. So we can say that an oscillating or accelerated charged particle radiates electromagnetic wave. This is the source of electromagnetic wave. Next is electromagnetic wave propagation. Propagation word का मतलब होता है it is moving in all directions. It is moving in all directions, that is it spreads out in all directions, not a particular direction, it spreads out in all directions. कंसीडर कर लो हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखो ये वाली डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो किसी भी पॉइंट पे आप देखो इट इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही से हमने क्या कंक्लूड किया, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक दिस, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को ड्रॉ करें विच आर परपेंडिकुलर टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है, लेट दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विच आर अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है, दीज आर अलोंग जेड डायरेक्शन। इसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से हम यहाँ पे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो यहाँ पे कैसे बनेगी, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, इट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस। उस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई, देखो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई, अब ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है अपने सराउंडिंग, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रही है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी लाइक दिस। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी।
ये प्रोसेस स्पेस में कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये चार्ज जिसने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था वो ऑसिलेट करना बंद भी कर दे, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये अपनी ऑसिलेशंस को बंद कर दे बट फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी कॉन्टिन्यूशन को बनाई रखेगी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव, सेल्फ प्रोपिगेटेड वेव है, वो खुद एक सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर? This disturbance is carried on by itself when electrical charge stops oscillating, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, when electric charge stops oscillating even then electromagnetic wave is propagating, जब चार्ज ऑसिलेट करना बंद कर देगा उस टाइम पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है, दैट इज दे आर सेल्फ प्रोपेगेटेड, दे आर क्रिएटिंग ईच अदर। क्लियर? फिर मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैलकुलेट किया यूजिंग म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। The velocity of electromagnetic wave is 1 by root of mu naught epsilon naught. म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है, इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.857 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकम्स रूट ऑफ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 8.857 इंटू 10⁻⁻12, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकम्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी होती है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट वेव। यहाँ से क्या कंक्लूड किया गया? लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स का नेचर कैसा है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अब यहाँ से हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती हैं? आंसर इज यस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम, लाइक मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, लाइक वाटर, ग्लास, वुड, स्टील एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें, ठीक है, रेडियो वेव्स किसी भी मीडियम में से ट्रैवल कर सकती हैं, हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। अगर किसी मीडियम की बात करें, ठीक है, अगर किसी भी मीडियम के अक्रॉस बात करें, मान लो ये हमारे पास मीडियम है, मीडियम में क्या प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से ट्रैवल करी है, अब वो इस मीडियम में एंटर करेगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मीडियम में एंटर करेगी, एटम्स क्या है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये वाइब्रेशंस, देखो ये वाले जो एटम्स है, वाइब्रेटिंग एटम्स, वो अपनी वाइब्रेशंस को फर्दर सेंड कर देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वाले एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे ये सारे एटम्स अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्टेन होगी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम, बट उसकी स्पीड पहले से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एटम्स यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है, इट गेट्स डिक्रीज्ड इन मीडियम।
देखो अब हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, एंड थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम क्या कह रहे हैं, दीज 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ई क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर। ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम आई एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम जे वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो इसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। आई क्रॉस जे क्या होगा, जेड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव इज अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, के कैप आएगा। आई क्रॉस जे इज के कैप। अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड एक्सिस के अलोंग, दैट इज के कैप के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं। जे क्रॉस के हमारा क्या होगा, आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव इन दिस केस इज अलोंग एक्स एक्सिस। We can say that these all three are perpendicular to each other in case of electromagnetic waves. Next is Hertz experiment for production of electromagnetic waves. Hertz साइंटिस्ट हैं, आपको ध्यान होगा फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हम क्या यूज करते हैं, हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम टेकन। अब हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो क्या था इसमें, यहाँ पे 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं ए एंड बी, 2 मेटल प्लेट्स ए एंड बी। ए पे पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं और बी पे हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये दोनों प्लेट्स हैं ए एंड बी, दे आर बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की तरह ये बिहेव कर रही हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल इंडक्शन कॉइल की हेल्प से अप्रोक्सीमेटली 1000 वोल्ट हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया। S1 and S2 are two highly polished metallic spheres. These are two highly polished metallic spheres. जब हम यहाँ पे देखो ये क्या है, थिक कॉपर वायर्स है, दीज आर थिक कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स के साथ ये दोनों स्फीयर्स क्या कर रहे हैं, प्लेट्स के साथ अटैच्ड हैं। जब हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एयर होगी, इस गैप में जो एयर प्रेजेंट है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उस स्पार्क को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर यूज़ किया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता था कि इस गैप में ये स्पार्क कैसे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इवन देन यहाँ पे वेव कैसे ट्रांसमिट हुई, उसका यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, विदाउट एनी मीडियम। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आइडेंटिफाई किया गया था और उनकी वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, Here A and B are two large square metal plates of copper or zinc about 60 centimeter apart. देखो जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था उसमें 2 प्लेट्स यूज़ की थी A and B, which are large metallic plates of copper or zinc, which are 60 centimeter distance apart. They are connected to 2 highly polished metallic spheres S1 and S2 through thick copper wires. फिर वो 2 मेटेलिक स्फीयर्स S1 एंड S2 से कनेक्टेड है थ्रू थिक कॉपर वायर्स। ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल 1000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस स्फीयर्स यूजिंग इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल को यूज़ करके हमने इन दोनों स्फीयर्स के अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1000 वोल्ट। नेक्स्ट
Due to this high potential difference across S1 and S2, the air between the sphere gets ionized. इस high potential difference के कारण जो spheres S1 और S2 में air present है, it gets ionized and provides a path for discharging of plates. ये दोनों plates फिर क्या है, discharge करना start कर देगी due to the air present between these plates gets ionized. Due to it, a spark is produced between S1 and S2 and electromagnetic waves are radiated. ठीक है, तो यहाँ पे जो air थी, it gets ionized. This air gets ionized and electromagnetic waves are radiated, which are detected by the use of this detector. ठीक है, इन waves को हम detect कर रहे थे with the help of this detector D. The frequency of oscillation of charges between plates is, frequency का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1/2 पाई रूट LC. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कैलकुलेटेड की गई, इट वॉज 5 × 10⁻7 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी वाज 5 × 10⁻7 हर्ट्ज. यहाँ से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. द वेवलेंथ ऑफ वेव रेडिएटेड विल बी, ऑफ वेव रेडिएटेड विल बी, क्या होगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी को वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को आप म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो और एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज 5 × 10⁻7 हर्ट्ज. इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 10⁻7 क्या बन जाएगा, 10⁻−7, 10⁸ × 10⁻7, 8 - 7 becomes 1. ठीक है, 3 × 10/5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 मीटर. द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएटेड वेव विल बी 6 मीटर. क्लियर. प्लेट्स हैं A एंड B, दे आर बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर. और जो वायर्स हैं, हमने थी कॉपर वायर्स यूज की थी, दे प्रोवाइड द इंडक्टेंस L. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Electromagnetic wave are produced by accelerating or oscillating charged particles. हमने पढ़ा था what is the source of electromagnetic wave. The source of electromagnetic wave is accelerating charged particle. ठीक है, oscillating charged particle अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहेगी और इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, दे डो नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन. ये हमने अभी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन. दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम क्या होगी, इट इज 1/√of μ0 × ε0 विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर. ठीक है, और वैक्यूम. नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव. अगर हम यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करें, लेट कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो हमारे पास यहाँ पे J कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम K कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. J क्रॉस A किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किसके इक्वल है, अलोंग एक्स एक्सिस. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स. ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं
ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे ही, बट साथ साथ दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये तो हो गया था, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम। देखो मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अलोंग देयर मीन पोजीशन, जिसके कारण स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दी वैक्यूम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस केस में क्या होगी, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू permittivity of medium and its value is less than 3 into 10⁸ meter per second. Next 6 property is amplitude of electric and magnetic field are related to each other by this term, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, C is equal to E0 by B0. Clear? These are the properties of electromagnetic waves. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोमेंटम एंड एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर कर लो एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ। सिमिलरली टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, हमें पता है मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, मोमेंटम इज P इज mv, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या थी, मास। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास मोमेंटम होगा, ये कंसीडर किया जाता था, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, दे आर काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव एनर्जी, इनके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इज ½ mv² विच इज इक्वल टू P इंटू वी, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। देखो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे mv इंटू वी लिख सकते हो, देखो v² है ना, इसको mv इंटू वी लिख सकते हो, तो ये P बन जाएगा, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स एंड दिस रेडिएशन थ्योरी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे फिर मोमेंटम की डेफिनेशन को चेंज किया गया। क्लासिकल थ्योरी में क्या माना जाता था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। अब यहाँ से डेफिनेशन को चेंज किया गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, इफ एनीथिंग हैज वेलोसिटी देन इट हैज मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से क्या डिफाइन बना, इन रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इफ समथिंग हैज वेलोसिटी इट हैज मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम होगा, इट हैज मोमेंटम P, इट हैज मोमेंटम P, ठीक है। सो वी कैन से दैट मोमेंटम is the characteristic of something which has velocity v and which do not change during the motion. So we can say that it is the quantity of translational invariance. It is the quantity of translational invariance. Translational का मतलब वो मूव कर रही है, invariance का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। मीनवाइल वहाँ पे
आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी आई, ठीक है, इसी टाइम यहाँ पे आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी आई। आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी क्या थी? फोटोन, देखो फोटोन P is equal to h by lambda. The momentum carried by photon is h by lambda, where h is Planck's constant and lambda is wavelength. lambda यहाँ पे क्या था? wavelength था। मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं? mv से लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv इंटू वी बाय वी। हमने क्या किया? v से मल्टीप्लाई कर दिया और v से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन जाएगा? mv स्क्वायर बाय v, which means energy per unit velocity, which means energy per unit velocity। इसका मतलब मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं P इज E बाय C, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी E बाय C। एनर्जी अब अकॉर्डिंग टू, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी इज h म्यू। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? h म्यू। सो वी कैन से दैट द मोमेंटम इज h म्यू बाय c। c यहाँ पे क्या होगा? देखो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है, देखो उनके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस को हम वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 बाय म्यू होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? c की जगह हम क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, विच मीन्स अगर लैम्डा स्मॉलर होगा, अगर लैम्डा स्मॉलर होगा मोमेंटम ग्रेटर होगा, ठीक है। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो मोमेंटम की वैल्यू हायर होगी। वेवलेंथ स्मॉलर होगा, फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी, ठीक है। देखो हमारे पास क्या रिलेशन है? P इज h बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब मोमेंटम की वैल्यू क्या है? लेस है। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हमारे पास एक और फॉर्मूला था, दैट इज c इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब c की वैल्यू कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी उस केस में डिक्रीज करेगी बाय द सेम ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स wavelength is inversely proportional to frequency। wavelength is inversely proportional to frequency। ये दोनों फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, एमसीक्यूज में या 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ठीक है। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इट मीन्स स्मॉलर वेवलेंथ, अगर हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू स्मॉल है, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी, एंड हायर इज मोमेंटम, मोमेंटम इस केस में लार्ज होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, द एनर्जी इज कंटेन्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field। it is contained in electric field and magnetic field। in electric field the formula of energy is half epsilon naught E square। in magnetic field the energy is half, देखो यहाँ पे क्या है? E नॉट स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? B नॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के केस में डिवीजन में होगा, ठीक है। हम स्टडी करते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट किसके इक्वल होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में होता था। और मैग्नेटिज्म में हमने स्टडी किया था, इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। इस तरह से हम लिखते थे कांस्टेंट को।
यहाँ पे म्यू नॉट मल्टीप्लीकेशन में होता था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन में है तो म्यू नॉट यहाँ पे डिवीजन में होगा। ए नॉट स्क्वायर की जगह यहाँ पे बी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, हाफ सेम रहेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है। Now in electromagnetic wave we can say that the distribution of energy in electric field vector and magnetic field are equal. Distribution of energy क्या है, equal है। That means half epsilon naught E naught square is equal to B naught square by 2 mu naught। 2 से 2 यहाँ पे cancel हो जाएगा। So we can say that epsilon naught E naught square is equal to B naught square by mu naught। इसका मतलब क्या हुआ, total energy of electromagnetic wave is double of electric field energy and मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। इट इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल है। हम क्या कह रहे हैं, दोनों इक्वल है। अगर आप बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट को हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट लिखोगे देन टोटल एनर्जी इज डबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ से हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर बाय बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर बाय बी नॉट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज सी। इट बिकम्स ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस इक्वेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। Energy density of electromagnetic wave that is U is E cross B upon mu naught, ठीक है। This is the energy per unit volume. This is the energy per unit volume. Clear? This is all about the momentum and energy of electromagnetic wave. Next is electromagnetic wave equation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन बेसिकली क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर चेंजिंग ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ वेव। देखो जब वेव ट्रैवल करेगी तो बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज होंगे, उन पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है, that is known as electromagnetic wave equation। फॉर कंसीडर कर लो, हम इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। देखो हम कौन कौन से पैरामीटर्स को ले रहे हैं, एक्स एंड टी को ले रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ई नॉट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ई नॉट है। लेट कर लो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई को फाइंड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं एक्स और टी, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एक्स और टी टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ई इज मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मूविंग फॉरवर्ड। देखो डिफरेंट पैरामीटर्स जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, देखो क्या है, ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स एंड टाइम टी। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के प्रोपिगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है के की, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, इट इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, म्यू इज लीनियर फ्रीक्वेंसी।
द वेव इक्वेशन इज ई वाई इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस फाइव। ये इक्वेशन हमारी कब बनेगी? जब वेव मूव करी होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वी वाई इज ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। देखो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या है? ई वाई एक्स एंड टी, ई वाई एक्स एंड टी, these are variables which are changing, ठीक है, which are changing with the propagation of wave। जैसे जैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है इनकी वैल्यूज वेरी कर रही है। कॉन्स्टेंट्स हमारे कौन से होंगे यहाँ पे? ई नॉट, के, ओमेगा एंड फाइव, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। ये हमारे क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, और वेव की प्रोपेगेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास? बी जेड, मैग्नेटिक इज अलोंग जेड एक्सिस, बी जेड इज बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। अब कंसीडर कर लो, हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन है ई वाई इज 100 cos 10x माइनस 2t प्लस पाई बाई 3। यहाँ पे ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है? इट इज ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। अब के किसके इक्वल है? के किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। के किसके इक्वल होते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा इज 10, सो लैम्डा इज 2 पाई बाई 10। लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई बाई 10 विच इज 2 इंटू 3.14 बाई 10 विच बिकम्स इक्वल टू, डेसिमल ये वहाँ पे रिमूव कर देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। इट बिकम्स 628 by 1000. Wavelength is said to be 0.628 मीटर in this case, ठीक है। फिर अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, देखो ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा इज 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2, ओमेगा इज 2 विच मीन्स 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू बिकम्स इक्वल टू 2 बाई 2 पाई। म्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? इट इज 1 बाय पाई, ठीक है, इट इज 1 बाय पाई विच इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 7 बाय 22 हर्ट्ज। दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वेलोसिटी का देखो रिलेशन क्या बनेगा? वेलोसिटी हमें पता है इट इज इक्वल टू c इंटू लैम्डा। सी क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी क्या है? 7/22 इंटू लैम्डा विच इज 0.628। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई पाई, 22/7 किसकी वैल्यू होती है? पाई की, इंटू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 0.628 को क्या लिख सकते हैं? इट इज 2 पाई बाई 10, इट इज 2 पाई बाई 10, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी बिकम्स 1/5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम अलग अलग पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेव इक्वेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिसमें हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स की रेंज गिवन होती है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इस रेंज में कौन सी रेज, कौन सी रेडिएशंस फॉल करेंगी, या फिर हमें रेज गिवन होती है और हमें ये बताना होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स की रेंज क्या होगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स
of electromagnetic wave arranged in an order is known as electromagnetic spectrum. It consists of following waves. कौन कौन सी waves आएंगी इसमें? गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रो रेस एंड रेडियो रेस। देखो अब जो हमें बुक में टेबल गिवन होता है वो इस तरह का टेबल गिवन होता है। दिस इज द वेव टाइप। कौन कौन सी वेव्स हैं? दिस इज वेवलेंथ इन मीटर। हर एक वेव की वेवलेंथ की रेंज हमें यहाँ पे गिवन है। एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। दिस इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ दीज वेव्स। ठीक है, बट इस टेबल को लर्न करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। इस टेबल को हम एज इट इज लर्न नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? एक शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे। देखो वो शॉर्टकट मेथड क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये वाला ऑर्डर, जो रेस का ये वाला ऑर्डर है, इसको लर्न करना है। ठीक है, इस ऑर्डर को हम कैसे लर्न करेंगे? इस ऑर्डर को हम लर्न करेंगे बाय द सेंटेंस गाड़ी। गाड़ी से क्या आ जाएगा? गामा रेस। ठीक है, गाड़ी XUV। क्या है सेंटेंस? गाड़ी XUV। गाड़ी से गामा रेज आ गई। ठीक है, X से एक्स रेज, U से अल्ट्रावायलेट रेज, V से विजिबल रेज। गाड़ी XUV इन माई रेंज। इन माई रेंज। इनसे कौन सी रेज आ गई? इंफ्रारेड। इनसे इंफ्रारेड, माई से माइक्रो रेस और रेंज से रेडियो रेस। ठीक है, तो हमें ये वाला सीक्वेंस, रेस का सीक्वेंस लर्न हो जाएगा इस सेंटेंस की हेल्प से। गाड़ी XUV इन माई रेंज। देखो अब इस ऑर्डर को लर्न करने का क्या बेनिफिट है? हमने इस ऑर्डर को क्यों लर्न किया? जैसे जैसे हम इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो रेस की। रेडियो रेस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाईएस्ट वेवलेंथ। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रेस की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लोएस्ट वेवलेंथ। लोएस्ट वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी गेट्स डिक्रीज्ड। वैसे भी हमें पता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करी है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो रेस की। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेस की होगी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेस की होगी। तो देखो इस ऑर्डर की हेल्प से अगर आपसे एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, कोई भी दो रेस गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या फिर किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर अरेंज करो रेस को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रेस के इस ऑर्डर को लर्न करेंगे। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, हमें रेस गिवन है, एक्स रेस गिवन है, अल्ट्रावायलेट रेस गिवन है और हमें विजिबल रेस गिवन है। हमें क्या करना है? इन्हें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कर लो, चलो ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हमें ये वाला सीक्वेंस याद है, देखो हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी रेज हैं? देखो एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजिबल रेज हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? विजिबल रेज की होगी। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? विजिबल रेज की होगी।
फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट रेज की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक्स रेज की होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय लर्निंग दिस ऑर्डर। देखो अब जो हमें स्पेक्ट्रम बुक में गिवन है, उस स्पेक्ट्रम को लर्न करने का सिंपल मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, पहले रेस को इस ऑर्डर में लिख लेंगे। देखो गाड़ी XUV इन माई रेंज, हमने इस ऑर्डर में रेस को लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। 10⁻3 यहाँ पे 10⁻3 है, ठीक है। फिर -1, -3, -7, -7, -8, -10, -14, ये वाला जो सीक्वेंस है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो पहले क्या है 3, फिर -1, फिर -3, पहले 3, -1, -3, -7, -7, ये लर्न करना इजी हो जाएगा। -7, -7, फिर -8, -10, -14, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको लर्न करना है। ये किसका सीक्वेंस है, ये वेवलेंथ का, ठीक है, ये वेवलेंथ का सीक्वेंस है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस को लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का आपको लर्न नहीं करना, आप वेवलेंथ से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देखो हमें पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज c/λ। फ्रीक्वेंसी इज c/λ। c हमें पता है इट इज 10⁸8, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होती है ना, तो 10⁸8 के ऑर्डर में है स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जब वेवलेंथ 10⁻3 है, ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट इज 10⁸8 अपॉन 10⁻3 विच बिकम्स 10⁵5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁵5। फिर यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगी 10⁸8 अपॉन 10⁻⁻1 विच बिकम्स 10⁻9। तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻9। यहाँ पे देखो 10⁸8 अपॉन 10⁻³ विच बिकम्स 10⁻11। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻11। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10⁸8 अपॉन -7, 8 + 7 बिकम्स 10⁻15। यहाँ पे 10⁻15 आएगा, यहाँ पर भी 10⁻15 आएगा। इस केस में देखो 10⁸8 अपॉन 10⁻⁻8, 8 + 8 बिकम्स 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻16। फिर इस केस में देखो 10⁻−10 है, 10⁸8 अपॉन 10⁻−10, 8 + 10 बिकम्स 18। यहाँ पे 18 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 10⁻, देखो यहाँ पे देखो वेवलेंथ है 10⁻⁻14 मीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी है तो आप क्या करोगे 10⁸8 अपॉन 10⁻14 विच बिकम्स 10⁸8 + 14 विच इज 10⁻22 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज आ गई हमारे पास। तो आप देख सकते हो इस मेथड से आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को लर्न करना इजी हो जाएगा। अब हम जो हमारी बुक में टेबल गिवन है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं इनका। देखो पहले इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज की बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड रेज के लिए हमारे पास देखो जो टेबल है इसमें वेवलेंथ की रेंज क्या है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻3। यहाँ लिख लेते हैं वेवलेंथ का रेंज 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻3। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 10⁻15 टू 10⁻11। फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻15 से 10⁻11। अब जो हमें टेबल में गिवन है, बुक में जो टेबल गिवन है उसमें इंफ्रारेड रेज के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हो। इंफ्रारेड रेज के लिए वेवलेंथ की रेंज गिवन है 8 × 10⁻⁻7 टू 1 × 10⁻⁻3 और फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है 4 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻11। देखो ये रेंज हमें बुक में गिवन है। अब देखो हम कैसे इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। वेवलेंथ देखो 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, यहाँ पे 10⁻⁻3 है, यहाँ पर भी 10⁻⁻3 है। तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस रेंज में कौन सी रेज फॉल कर रही हैं, दैट इज इंफ्रारेड रेज।
अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखो यहाँ पे 10⁻15 है और यहाँ पे 4 × 10⁻14 है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, 4 × 10⁻14 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, 4/10 × 10⁻15 विच इज 0.4 × 10⁻15। तो आप देख सकते हो हमारी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ये भी मैच हो रही है 10⁻15 से लेके 10⁻11। क्लियर। तो आप बहुत इजीली इस शॉर्टकट मेथड को यूज करके रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेथड है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस की रेंज क्या गिवन है, -8 to -7 और फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 to 10⁻15। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेवलेंथ की रेंज है 10⁻−8 से 10⁻−7। फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻16 से 10⁻15। अब जो बुक में हमें गिवन है अल्ट्रा वायलेट के लिए वो है 6 × 10⁻−9 to 4 × 10⁻−7। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें गिवन है, ये वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है 5 × 10⁻16 to 8 × 10⁻14। देखो अब ये वैल्यूज हमें लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पे 10⁻−8 है और यहाँ पे -9 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻−9 × 10/10। ये क्या बन जाएगा, 0.6 × 10⁻−8। ठीक है, देखो ये सेम रेंज आ गई हमारी। और यहाँ पे 10⁻−7, यहाँ भी 10⁻−7। फिर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, देखो 10⁻16, 10⁻16, 10⁻14 है यहाँ पे और यहाँ पे 10⁻15 है। इसको ऐसे लिखेंगे 10 × 10⁻14 into 10/10, it becomes 0.8 × 10⁻15। क्लियर। तो ये हमारा जो टेबल है ये बिल्कुल करेक्ट है और इस मेथड से हम किसी भी रेस को बहुत इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो अगर हम हमारी वेव का ग्राफ प्लॉट करें, इस तरह का हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। ये बात तो आपको पता है। अब मान लो हमें वेव ऐसे गिवन है जो 1 सेकेंड में 3 साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, वेव हमारी कैसी है, जो 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है, 3 साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है। फिर हमें एक वेव ऐसी गिवन है जो 1 सेकेंड में 4 साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, 1 सेकेंड में 4 साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है। देखो यहाँ पे वेवलेंथ आपकी ये थी, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आपकी वेवलेंथ ये हो गई। आप देख सकते हो, देखो वेवलेंथ यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम टेकन। यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 1 2 3 4। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहले हम एक्सरेज के यूजेस की बात कर लेते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। आपने देखा होगा जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हम एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, टू क्योर स्किन डिसीजेज, स्किन से रिलेटेड डिसीजेज को क्योर करने के लिए। टू आइडेंटिफाई क्रैक्स ऑफ ब्रिजेस वगैरह में कोई भी क्रैक आ जाता है, देखने में हमें वो विजिबल नहीं होता, हम वहाँ से एक्सरेज को पास करवाते हैं और यहाँ पे डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स इन बॉडी ऑफ स्मगलर्स। नेक्स्ट, गामा रेज। Gamma rays are used in the treatment of cancer. They are also used in carrying out nuclear reactions. Nuclear fission and nuclear fusion reaction को carry करने में gamma rays help करती हैं। Next is uses of infrared rays in weather forecasting, in solar water heaters and cookers. infrared rays use होती हैं
1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है सोलर कुकर्स में कौन सी रेज यूज होती हैं, दैट आर इंफ्रारेड रेज। इन फिजियोथेरेपी टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं इसे, ठीक है। देन यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स एज द नेम सजेस्ट फॉर कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव ओवन्स, इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। नेक्स्ट इज टू चेक द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। आपने देखा होगा जब कोई हाई स्पीड कार रोड पे ट्रेवल कर रही होती है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। उनके पास एक मीटर होता है जिसमें माइक्रोवेव्स को वो यूज़ करते हैं टू चेक द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल की स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए भी माइक्रोवेव्स ही यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जो हमें विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। टू सी दी वर्ल्ड, इस वर्ड को हम देख पा रहे हैं, अपनी आसपास की चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू विजिबल लाइट। लेजर्स में यूज़ होती है, सिनेमा हॉल्स में, मूवीज स्क्रीन में यूज़ होती है, ठीक है, विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेस इन बर्गलर अलार्म्स, वाटर प्योरीफायर्स, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स। AM एंड FM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करवाना होता है, ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन होती है उसमें 2 तरह की होती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं टू गेट अ बेटर सिग्नल, ठीक है। आपने FM सुना होगा, रेडियो चैनल पे 98.6 FM, ये FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इज इन सेल फोन्स, सेल फोन्स में जो भी हम सिग्नल रिसीव कर पा रहे हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ये सब रेडियो वेव्स ही यहाँ पे यूज़ होती हैं। इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारे चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब किसकी हेल्प से करते हैं, ड्यू टू रेडियो वेव्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।